नमस्ते आप सभी लोगों को। स्वागत है आपका पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। ये आपके आईआर से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हो या यूपीएससी मेंस लिख रहे हो, ये दोनों ही अ, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। जो हमारा टॉपिक है आज का कि मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव एवं भारत की समस्याएं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। आइए आज की चर्चा को देखते हैं। मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव एवं भारत की समस्याएं, ये हमारा टॉपिक है। और ये चर्चा में क्यों है, तो इसी को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो इसके तहत आप देखेंगे जो सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में चीन मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच, मतलब चीन एवं मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच C5 शिखर सम्मेलन का चीन के सियान शहर में, ये चीन का सियान शहर है, में आयोजन हुआ और सियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें चीन मध्य एशिया संबंधों के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि चर्चा में क्यों है, तो वही है कि चीन एवं मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रों के जो प्रमुख हैं उनके बीच C+C5, ये C5 जो है कोई कोई और नहीं, वो जो मध्य एशिया के जो 5 देश हैं उन्हीं की बात हो रही है। के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, चीन के सियान शहर में हुआ और वहीं जो है सियान घोषणा पत्र को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र के तहत चीन और मध्य एशियाई संबंधों के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया। फिर इस सम्मेलन में और क्या हुआ आगे वो बताएं कि इस सम्मेलन में सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय आतंकवाद एवं उग्रवाद जैसी समस्याओं पर फोकस किया गया है। फिर दूसरा क्या है कि यूनेस्को द्वारा इस क्षेत्र में लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कल्चरल सिल्क रोड कार्यक्रम का भी आरंभ किया गया है। मतलब यहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए जो है वो यूनेस्को ने भी कल्चरल सिल्क रोड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। तो आप इस सब की चर्चा कर दीजिए कि आखिर ये चर्चा में इन्हीं कारणों से ये रहा है। फिर आगे देखिए, ये देखिए ये हमारा मैप है और ये अगर आप ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री, तो ये है हमारा भारत और ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान है और ये जो है ये अफगानिस्तान है ये। और जस्ट इसी के ऊपर ये देखिए ये है तजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान, ये पूरा कजाकिस्तान है ये। और फिर ये जो है ये देखिए ये है तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो 5 देश हैं, ये देखिए भारत तो सटे, ये तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत के एकदम सर के ऊपर ही ये सब जो देश हैं, जो मध्य एशिया के देश हैं वो हैं। तो भारत की इनकी अवस्थिति को आप लोग देख लीजिए, फिर आगे के जो पॉइंट है उनको समझने में आपको सहूलियत होगी। और ये देखिए ये जो चीज ये है चीन। तो ये आप मैप देख लीजिए। फिर चर्चा के तहत अगला जो बिंदु है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
BRI के माध्यम से भारी निवेश भी कर रहा है। साथ ही साथ शंघाई सहयोग संगठन SCO के द्वारा चीन मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को संस्थागत रूप भी प्रदान कर रहा है। मतलब ये चर्चा में इसलिए है कि चीन जो है विविध प्रकारों से, जो अभी हमने चर्चा किया, वहां जो है अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब ये भारत के लिए चिंताजनक क्यों है? भाई चीन की उपस्थिति वैसे भी जहां रहेगी वो भारत के लिए चिंताजनक ही है, क्योंकि कहने को तो एक नारा लगा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन कहीं से भी ये भाई वाला काम इन लोगों ने किया नहीं। जब भी हम लोगों ने बाँह फैला के इनका स्वागत किया, ये एक तरीके से खंजर भोंकने का ही काम किए हैं। और अभी अगर देखा जाए तो किसी एक देश से भी हमारे संबंध सबसे खराब है तो वो है चाइना। चाइना के संबंध जो है हमारे वो बहुत ही नाजुक दौर में है। हमारी एक बड़ी सेना जो है वो चाइना के बॉर्डर पे तैनात है, और कभी भी कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं, अतीत में हुई भी हैं इधर। तो ये सब चीजें हैं। तो यही है कि भाई भारत की चिंताएं क्या है। तो अब हम जो है भारत की चिंताओं को देखेंगे, और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति, क्योंकि मैंने अभी मैप में दिखाया कि कैसे वो हमारे सर के ऊपर हैं सारे जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, तो वही इसमें कहा जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति भारत के सामरिक हितों को प्रभावित कर सकती है, एवं इन क्षेत्रों में भारत का प्रभाव सीमित हो सकता है। आप सोचिए कि जहां चीन बैठा होगा तो वो चाहेगा कि भारत भी यहां आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि चीन को क्या है कि पूरे एशिया में अपनी बादशाहत कायम करनी है, और उसकी बादशाहत कायम करने में सबसे अगर प्रमुख रोड़ा है तो वो भारत को ही मानता है, क्योंकि रूस की अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि चीन का मुकाबला कर सके। तो ले दे करके उसको सारी समस्या भारत से है, तो वो कहीं से नहीं चाहेगा कि जो है भारत जो है इन सब क्षेत्रों में आए। तो वही कह रहा है कि भारत के प्रभाव को सीमित कर सकता है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लेने के बाद मध्य एशियाई भू क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। अतः यहाँ विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे चीन, अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान एवं यूरोपीय संघ अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे जो अफगानिस्तान था, पहले वहां अमेरिका समर्थित सरकार थी, जहां भारत भी खूब विकास की योजनाओं को चला रहा था। एक तरीके से भारत के संबंध काफी अच्छे थे अफगानिस्तान के साथ, अभी हाल के तालिबान के आने से पहले तक। लेकिन अभी हुआ क्या कि जो है वो वहां तालिबान ने सत्ता हस्तांतरण मतलब सत्ता प्राप्त कर लिया, तो वो जो है एक तरीके से कहीं न कहीं जो भारत की जो पहले वाली स्थिति थी वो डाउन हुई है। और उस डाउन होने की वजह से क्या है कि भारत इन क्षेत्रों में जो सहज मतलब पहुंच का रास्ता था वो बंद हुआ है, और जो अन्य शक्तियां, चूंकि अब अफगानिस्तान में किसी की भूमिका तो रह नहीं गई, लेकिन चूंकि सेंट्रल एशिया में बने रहने की जरूरत है, तो इसीलिए जितने भी हैं चीन, अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान, ये सब जो है वहां अपने प्रभुत्व को बढ़ा रही हैं। फिर आगे देखिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा। सॉरी, आवाज जा रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? देखिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा, अब इसमें जो है आपने राजनीतिक देख लिया, अब आर्थिक देखिए। चीन मध्य एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो करीब $32 बिलियन के बीच है।
मतलब मध्य एशिया के साथ जो व्यापार होता है वो चाइना का करीब 32 बिलियन डॉलर के बीच में है, जबकि भारत का व्यापार केवल 2 बिलियन डॉलर का ही है। तो आप सोचिए कि आर्थिक स्तर पे तो कहीं न कहीं चाइना वहां ज्यादा भूमिका में आ गया है, ज्यादा पैठ बना लिया है कि भाई 32 बिलियन डॉलर, और कहाँ हमारा जो है वो 2 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। तो ये एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी है। फिर कनेक्टिविटी और अवसंरचना जो हमारा तीसरा है, तो उसके तहत देखिए चीन के BRI में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जो भारत एवं मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों में बाधक हैं। अब जो चीन का जो अब भारत पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा जो है वो हमारे एक तरीके से हमारे भूभाग में, हमको उस पर आपत्ति भी है, हमारे सर के ऊपर से लेके जा रहे हैं। और अगर कहीं न कहीं अगर हम वहाँ जो है स्थापित होते, जो आज हमारे पास नहीं है, तो हमारे जो है वो सेंट्रल एशिया में सहज उपस्थिति हो जाती। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है ये हमारी जो है पहुंच को और सीमित कर रहे हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के माध्यम से इन देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, मतलब भारत कर रहा है, जो चीन की अति सक्रियता द्वारा प्रभावित हो सकता है। देखिए भारत क्या कर रहा है कि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के माध्यम से इन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन चूंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है और जो चीन की आर्थिक राजनीतिक भूमिका है वो कहीं न कहीं बहुत प्रभावी है, जिससे यहाँ भी भारत जो है वो प्रभावित हो सकता है। फिर जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं। मध्य एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। भाई अगर आप, हमारे सर के ऊपर वैसे भी हमारी एक बड़ी सीमा चीन के साथ है, और अगर चीन का इन मध्य एशियाई देशों पर भी कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो वो जो है वो भारत के लिए ही नहीं, जितने भी वैश्विक शक्तियां उनके लिए चिंता का सबब है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, सबके लिए। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं। फिर इन क्षेत्रों में आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी आदि समस्याएं भी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकती हैं। देखिए अब जो पहले तो होता था कि युद्ध होता था, लेकिन अब एक देश अगर दूसरे देशों को हार्म पहुंचाने के लिए प्रयास करता है तो कई माध्यमों से कर सकता है, जिसमें आतंकवाद, उग्रवाद या जो ड्रग्स, जो नशीले ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई के माध्यम से। जैसे आज आप पाकिस्तान हमसे आमने सामने नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है जम्मू कश्मीर में। पंजाब में वो नशीली दवाओं को भेजने का प्रयास करता है ताकि इससे जो है भारत को हम क्षति पहुंचा सके। तो वो समस्याएं यहाँ भी हो सकती हैं, और चूंकि वो भारत के बहुत ही करीब हैं तो इससे भारत प्रभावित हो सकता है। फिर ऊर्जा सुरक्षा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है वर्तमान समय की, ऊर्जा, उसमें क्या समस्या है ये देखिए। क्योंकि यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों से परिपूर्ण है। जैसे कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोगों ने पीटी में खूब पढ़ा होगा, खूब टिक लगाया होगा कि यूरेनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कजाकिस्तान है। योम तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। अतः यहाँ चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की ऊर्जा आकांक्षाओं को बाधित कर सकता है। मतलब आप ये ऊर्जा जो समस्या है वो आप दिखा सकते हैं कि भाई यदि हमारी भी पहुंच जो है कजाकिस्तान में रहे, तुर्कमेनिस्तान में रहे, तो हमको न केवल नेचुरल गैस की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ हमको यूरेनियम मिल सकता है, जिससे हम अपने जो परमाणु रिएक्टर हैं जो बिजली के लिए उपयोगी होते हैं उनके संचालन में हमको बहुत सहूलियत हो सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ चीन की जो उपस्थिति बढ़ती जा रही है तो इन चीज़ों को भी प्राप्त करने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि ऊर्जा में क्या समस्याएं हैं। फिर अब
भाई चीन बहुत पहुंच गया है, भारत की समस्याएं हैं, लेकिन क्या भारत हाथ पे हाथ धरा रह के बैठ सकता है? तो नहीं, भारत भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति है, और भारत भी विभिन्न तरीके से अपनी जो है उपलब्धि, अपनी उपस्थिति को वहां बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जो हमारा अगला पॉइंट है, और उसमें आप दिखाएंगे कि सबसे जो पहला भारत प्रयास कर रहा है वो है कनेक्टिविटी में सुधार। इसके तहत चाबहार बंदरगाह का विकास, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, इस पे कई बार क्वेश्चन भी आए हैं, जो ईरान में है। तो चाबहार बंदरगाह का विकास, फिर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का तेजी से विकास, फिर तापी जो एक गैस पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो उस परियोजना के पे भी जो है भारत काम कर रहा है, ताकि जो है उसकी सहज जो है वो उपस्थिति हो सके। तो कनेक्टिविटी के तहत आप ये दिखा देंगे कि जो अगला पॉइंट है वो देख लीजिए कि भारत द्वारा और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 2012, भारत ने एक नीति लाई थी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति 2012। इस नीति के तहत भारत आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सुरक्षा जैसे पहलुओं पर फोकस कर रहा है। हाल ही में भारत ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की है। मतलब भारत जो ये 2012 में जो ये नीति लेके आया था, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, इसके तहत भारत जो है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सुरक्षा जैसे पहलुओं पर फोकस कर रहा है। किसके साथ फोकस कर रहा है? मध्य एशियाई देशों के साथ। और हाल ही में भारत ने मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की है, मतलब अपने देश में वहाँ के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया है, उनसे बातचीत करी है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास है भारत सरकार द्वारा। फिर जो अगला भारत का है कि विस्तृत पड़ोस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब हम अपने पड़ोसियों को बहुत ही महत्व देते हैं, चाहे वो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी हो, और वही इसमें कहा जा रहा है कि विस्तृत पड़ोस नीति के प्रति प्रतिबद्धता। इसके द्वारा भारत भू राजनीतिक भागीदारों के साथ राजनीतिक संबंधों में विविधता लाने की दिशा में प्रयास कर रहा है, मतलब कार्य कर रहा है। तो आप ये भी दिखा दीजिए भारत की जो नीति है। फिर अगला जो है वो द्विपक्षीय जुड़ाव, मतलब एक तो है कि हम जो पांचों देश हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, फिर हमारा जो अगला प्रयास है कि हम अलग अलग जो पांचों देशों के जो अलग अलग उसमें जो है उनसे भी हम द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि भारत ने उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ, भारत ने उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता तथा कजाकिस्तान के साथ सैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मतलब कजाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? सैन्य परमाणु समझौते पर, असैन्य परमाणु समझौता कर रहा है, ये है सॉरी असैन्य है। और साथ ही साथ उज्बेकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? रणनीतिक साझेदारी समझौता कर रहा है। तो मतलब ये हमारे द्विपक्षीय प्रयास हो रहे हैं, किसके साथ? उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ। फिर आगे देख लीजिए। फिर एससीओ जैसे संगठनों के माध्यम से भी भारत मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे एससीओ में आप जानते होंगे कि हालांकि ये चीन के प्रभुत्व वाली संस्था है, लेकिन भारत भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, और अभी भारत ने तो इसकी अध्यक्षता भी करी है वर्चुअल माध्यम से। तो चूंकि एससीओ में ये सभी सदस्य देश हैं, तो भारत कहीं न कहीं, भारत को एक एससीओ एक ऐसा मंच दे रहा है कि भारत इन देशों के साथ मिल रहा है, बैठ रहा है, और भविष्य के लिए एक रोड मैप बना रहा है। तो आप एससीओ का भी उल्लेख कर देंगे। फिर आर्थिक सहयोग, भारत आर्थिक सहयोग भी कर रहा है। इसके तहत भारत द्वारा इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है। मतलब भारत जो है इन देशों को $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी जो है उपलब्ध कराने के लिए
एक समझौता किया है, तो ये आर्थिक सहयोग की तरह आप दिखा देंगे। ये जो है ये भारत का प्रयास है। फिर आगे की रहा है कि अब भाई चीन की भूमिका आपने दिखा दिया, भारत का प्रयास दिखा दिया, अब आगे की राह। तो आगे की राह में भारत और क्या कर सकता है? तो सॉफ्ट पावर कूटनीति जैसे ऐतिहासिक, मतलब जो सॉफ्ट पावर कूटनीति होती है उसमें जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों द्वारा भारत मध्य एशियाई देशों से बेहतर संबंध बना सकता है। जैसे आप जान रहे होंगे कि जो भारत का जो मध्य एशिया के देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, भाई जो ये मुगल आए कहीं न कहीं वो वहीं से आए थे। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि और चूंकि हमारी जो सॉफ्ट पावर की नीति है, हमारी जो गणना है वो देश दुनिया में बहुत सहिष्णु देशों में की जाती है, तो इसका बेनिफिट हमको सब जगह मिलता है। हमारे देश आप भारत के नागरिक हैं, आप देश दुनिया में जाइए, सभी लोग आपको इज्जत सम्मान देंगे। सभी लोगों को मन में एक धारणा है भारत के प्रति कि भारत बहुत अच्छा देश है और भारत मिलजुल कर रहने में विश्वास करता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर रहा है। तो सारी चीजें भारत के प्लस में है। तो वही कह रहा है कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है इन देशों के साथ। फिर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करना है। भाई जो हमारा मध्य एशियाई देशों के साथ जो $2 बिलियन का जो व्यापार है उसको बढ़ाने की जरूरत है। भाई चाइना तो वहां करीब $32 बिलियन का व्यापार कर रहा है, तो वो व्यापार हमको भी बढ़ाने की जरूरत है। फिर हाल ही में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का गठन किया गया है, यह संबंधों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब ये व्यापार कैसे बढ़ेगा? तो वही भारत द्वारा एक प्रयास किया गया कि भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का गठन किया गया है, जो व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा कि कैसे हम $2 बिलियन से $10 बिलियन, $20 बिलियन तक जो है वो व्यापार को पहुंचा सके। तो वो इसमें बात हो रही है कि मतलब एक सॉफ्ट पावर की नीति, फिर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है वहां, फिर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिसके तहत भारत हवाई गलियारों के माध्यम से मध्य एशिया के लोगों के आवागमन एवं व्यापार को बढ़ा सकता है। देखिए अगर ये जो अफगानिस्तान का इशू नहीं हुआ होता तो हमारी अफगानिस्तान में बहुत अच्छी पहुंच थी और उसके माध्यम से हम लोगों का एक वो था कि लक्ष्य था कि हम जो है यहाँ से मध्य एशिया में पैठ बनाएंगे, मतलब सड़क के माध्यम से, रेल मार्ग के माध्यम से। और हम लोगों की सरकारों ने एक रोड मैप भी बनाया हुआ था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया और अफगानिस्तान में आप जानते हैं तालिबान आ गया। हालांकि जो पहले का तालिबान था जिससे भारत के कोई कूटनीतिक संबंध नहीं थे, आज के तालिबान से भारत जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसे बैकडोर से बातचीत भी चल रही है ताकि उससे संबंध बेहतर बनाया जा सके। और तालिबान का भी जो चरित्र है वो पहले की अपेक्षा कुछ ठीक ही दिख रहा है। मतलब अभी तो महिलाओं को लेकर के तो अभी भी उसकी वही दकियानूसी विचारधारा ही दिखती है। लेकिन चूंकि होता नहीं है कि जब आप एक देश को रखते हैं केंद्र में तो उसका उसका हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी वजह से हमको चाहे म्यांमार हो जहां हमको सैन्य गुट का समर्थन करना पड़ रहा है जबकि हम पहले विरोध करते थे, तो तालिबान से भी इसी वजह से हम वार्ता कर रहे हैं ताकि जो है ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान से हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अफगानिस्तान में तो हमारी जो परियोजनाएं बहुत चल रही हैं, हम उसमें बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो खर्चा करने का पीछे का जो एक बड़ा कारण है कि हमारी उसके माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच हो सकती है, जो हमारे आर्थिक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अगर तब तक ये नहीं हो रहा है तो भाई हम हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। तो एक बेहतर माध्यम है कि हम एक हवाई गलियारे का निर्माण करें और हम जो है वहाँ के लोगों से कनेक्ट हो सके, व्यापार कर सके। तो वही इसमें बात की जा रही है। फिर इसके अतिरिक्त भी और क्या हम कर सकते हैं, तो शिक्षा, मेडिकल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विद्युत उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि आदि के साथ भी मध्य एशियाई देशों से जुड़ सकते हैं जिसमें प्रचुर संभावनाएं हैं। मतलब इसके साथ साथ हम क्या है कि जो एजुकेशन हुआ, फिर मेडिकल हुआ, आईटी हुआ,
या विद्युत उत्पादन या खाद्य प्रसंस्करण जैसे इशू को लेकर के भी हमारे पास चूंकि स्कोप है और मध्य एशिया में इस चीज़ की समस्या है, तो हम वहाँ के लोगों से इसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ये हमारे द्वारा प्रयास किया भी जाना चाहिए। तो आप लास्ट में इसको दिखा देंगे। तो ठीक है, आज का तो प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, आगे भी आप लोग कुछ देख लें। ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए और यदि आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप लोग वहाँ मुझे भेज सकते हैं, मैं इसकी मार्किंग कर दूंगा, जिसमें जो कमी रहेगा वो बता देंगे। और जो हम पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और ये आप ही के सहयोग से आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और है, आप देखें, अभी जाइएगा नहीं आप लोग। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। और अभी हमारा जो पिछला वीडियो है वो इसी पे था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, क्योंकि जितनी भी आपकी डाउट है इस टॉपिक को लेकर के, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, मैंने ईमानदारी से बहुत प्रयास किया है कि आपकी सारी समस्याओं को यहाँ सॉर्ट आउट कर दें। तो यदि आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और आज के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ आपके जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।